लोग मुझे कहते हैं कि मैं इतना पुराना हूँ कि मेरे साथ के गिद्ध भी मर गए। के दौर में और उस टाइम में क्या मेन डिफरेंस आपको फील नज़र आता है, या आज के स्टूडेंट की क्या स्ट्रगल है, या उस टाइम पे स्ट्रगल ज़्यादा होती थी? हम दो स्टूडेंट जो आए थे पाकिस्तान से, जो मेरे साथ आया था दोस्त, उस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरे सिटी के अंदर सिर्फ दो ही पाकिस्तानी स्टूडेंट थे। अच्छा। हाँ जी, यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज ज़्यादा ऑफर करना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि इस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वार इज गोइंग ऑन, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी भी नए नए कोर्सेज ऑफर कर रही है, जो कि हमारे दौर के अंदर ऐसे अगर बात करें तो नहीं होते थे। तो नए कोर्सेज की ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से उनको नए स्टूडेंट्स चाहिए, तो कोर्सेज ज़्यादा हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो वही हैं, फैकल्टीज इंक्रीज़ हो रही हैं। मैं और भी ऐड करूँगा कि स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने एक नॉर्मल रूटीन में किसी से बात कर रहे हैं या कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपने फेस के ऊपर स्माइल रखें कि अगले बंदे को जो है ना फील हो कि बंदा जो है एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, ओपन माइंडेड है। तो ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अगर जो सबसे मेन चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, माशाल्लाह से आप इधर के नेशनल भी हैं, माशाल्लाह से जर्मन हैं आप, तो हूँ तो पाकिस्तानी बट जर्मन नेशनल। तो आई थिंक जर्मन नेशनैलिटी के बाद हम उसको थोड़ा ऊपर काउंट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मन पासपोर्ट की वर्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। ऑब्वियसली हम दिल से तो पाकिस्तानी और हमेशा Of रहेंगे, course, और हमारी रूट्स कभी चेंज नहीं हो सकेंगी। बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो पासपोर्ट की प्रोसेस है ये है क्या, कब बंदा एलिजिबल हो जाता है पासपोर्ट के लिए, और इसकी प्रिपरेशंस किस तरह की जाए। और देखिए नॉर्मली एक जो स्टूडेंट जब कोई भी बंदा प्लान कर रहा है जर्मनी आने के लिए, तो उसको ये सोच लेके आनी चाहिए कि मैं पासपोर्ट लेके जाऊँ, मतलब अभी पूरी जर्नी को कैसे आप कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हुआ हूँ फ्रैंकफर्ट में। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं। पिछला एक पूरा वीक जो है ना गर्मी रही है, और 35 प्लस टेम्परेचर गया हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना अच्छा खासा यहाँ पे माहौल डिस्टर्ब हुआ हुआ था। लेकिन माशाल्लाह से आज अल्लाह का शुक्र है, बादल आए हुए हैं, हवा बहुत ज़बरदस्त किस्म की चल रही है। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ अपनी मुलाकात सीरीज़ की एक नई एपिसोड रिकॉर्ड करवाने के लिए। और आज जिन शख्सियत से मिलने आया हूँ मैं, वो हैं फ्रैंकफर्ट में होते हैं, और तकरीबन पिछले 12 साल से वो फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं। और अगर मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दूँ तो वो एक बहुत मुखलिस इंसान है, एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, एक बहुत ही नफीस किस्म के कुक भी हैं, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। तो वो माशाल्लाह से हैं सैयद सकलैन साहब। सकलैन भी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नाजरीन, ये हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, और इनसे आज जो एक मुलाकात का एक ख़ुसूसी मकसद भी है कि आप लोगों को जर्मनी की कुछ इंसाइट्स बताए जाएं इनके एक्सपीरियंस के थ्रू। तो सकलैन भाई, अपने बारे में आप थोड़ा ख़ुद भी बताएं कि जर्मनी में आप कब से हैं और क्या करते हैं, और आपकी बाकी जो भी एक जर्नी है जर्मनी की। ओके, जस्ट ऑन लाइटर नोट, लोग मुझे कहते हैं कि मैं इतना पुराना हूँ कि मेरे साथ के गिद्ध भी मर गए। यानी गिद्ध की जानवरों में सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग लिविंग होता है वो शायद गिद्ध ही है। एनीवे, इट वाज जस्ट अ जोक। मैं जर्मनी के अंदर आया था आई थिंक मिड ऑफ 2013, और फिर मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और जो कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट और बिजनेस साइकोलॉजी के अंदर थी, और आई थिंक 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद से फिर मैंने जॉब स्टार्ट की और स्टिल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सकलैन भाई, आप माशाल्लाह से आए 2013 में जर्मनी, जी। और अब चल रहा है 2025, ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट जो है आप कह लें कि 12 साल। हाँ, तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स आते थे और जो पूरा एक प्रोसेस होता था, उसको अगर आप आज के दौर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उस टाइम पे लोगों का रुझान कम होता था, बिल्कुल। और एजुकेशन का एक्सपोजर भी उस तरह से नहीं था जिस तरह आज डिजिटल दौर है, हर बंदे को एक्सेस इजीली अवेलेबल है, और बिल्कुल। लोगों की देखा देखी भी जो है ना, हाँ। हम आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आज के दौर में और उस टाइम में क्या मेन डिफरेंस आपको फील नज़र आता है, या आज के स्टूडेंट की क्या स्ट्रगल है, या उस टाइम पे स्ट्रगल ज़्यादा होती थी? मैंने एक सिंपल एक बेसिक पॉइंट जो हाईलाइट करूँगा, वो है द डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब 2013 कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई 2000 साल पहले की बात करूँ, ऑलमोस्ट 12 साल पहले की बात है। लेकिन आपका जो स्मार्टफोन है ना, वो उस दौर में शायद आया तो था, लेकिन ऐसा इतना पॉपुलर नहीं था।
तो आज के दौर में जो कि पॉपुलर है। तो हमारे दौर के अंदर अगर बात करें तो सच इंफॉर्मेशन हमें इतनी नहीं होती थी, हमें लैपटॉप चाहिए होता था, इंटरनेट चाहिए होता था, और इंटरनेट भी वो लैन केबल कनेक्ट करनी पड़ती थी अपने CPU या लैपटॉप के साथ, तो हमें फिर इंटरनेट पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती थी। तो आज के दौर के अंदर अगर आप देखा जाए, कंपेयर करें आज के दौर से, तो आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा आसानी है आज के स्टूडेंट के लिए जो कि जहाँ पर जर्मनी के अंदर आना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि उनको इंफॉर्मेशन जो है ना, रीच ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, उनके हाथ के ऊपर है। आप अपने मोबाइल के ऊपर सारा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक देख रहे होते हैं, उधर ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जर्मनी के अंदर कैसे आना है, कैसे अप्लाई करना है। लेकिन इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो गया कि अगर पहले इंफॉर्मेशन कम थी, लोग अप्लाई करने वाले कम थे और यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल की अमाउंट भी उतनी थी, बिल्कुल। तो क्या अब जिस तरह से इंटरनेशनल स्टडीज़ का फोकस ज़्यादा हुआ है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे ज़्यादा हुई हैं या कोर्सेज भी बढ़े हैं या मुश्किल कंपटीशन ज़्यादा हुआ? मैंने इसकी बहुत अपनी ही एग्जांपल बताता हूँ। जब हमारे दौर के अंदर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। मैं खुद यूके जा रहा था पढ़ने के लिए, इवन कि मैंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर फीस भी ऑलमोस्ट 5000 पाउंड पे कर दी थी। फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि भाई जर्मनी के अंदर फ्री एजुकेशन है, वहाँ का ट्राई करें। तो वो मेरा दोस्त एक्चुअली मेरे साथ ही आया था, तो हमने फिर यहाँ पर ट्राई किया, खुद गूगल पर हमने सर्च किया, अप्लाई किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 8-10 दो आई थिंक 2 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आया था और फिर हमने चूज़ कर लिया। लेकिन जब हम यहाँ पर जर्मनी के अंदर पहुँचे, जो आप बात करें कि पहले ज़्यादा स्टूडेंट थे आप, हम जिस सिटी के अंदर आए थे उस सिटी के अंदर हम 2 स्टूडेंट जो आए थे पाकिस्तान से, जो मेरे साथ आया था दोस्त, उस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरे सिटी के अंदर सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी स्टूडेंट थे। अच्छा। हाँ जी, यानी कि ब्राउन कलर सिर्फ 2 ही लोग थे। अच्छा। बिल्कुल ऐसा और ही था। यूनिवर्सिटी कहाँ पे आप आए थे? फ्रैंकफर्ट में? मार्बुर्ग के अंदर। अच्छा। हाँ, उसके बाद से फिर बहुत सारे स्टूडेंट आना शुरू हुए, लेकिन उससे पहले उस सिटी के अंदर आई थिंक हम 2 ही थे उस सिटी के अंदर। तो आज के दौर में तो आप किसी सिटी के अंदर भी चले जाएँ तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट नज़र आएंगे। और दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गई हैं, स्टूडेंट बढ़ गए। यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली उतनी ही हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज ज़्यादा ऑफर करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी वार इज गोइंग ऑन, ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी भी नए नए कोर्सेज ऑफर कर रही है, जो कि हमारे दौर के अंदर ऐसे अगर बात करें तो नहीं होते थे। तो नए कोर्सेज की ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से उनको नए स्टूडेंट्स चाहिए, तो कोर्सेज ज़्यादा हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो वही हैं, फैकल्टीज इंक्रीज़ हो रही हैं, और स्टूडेंट नो डाउट हमारे दौर के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पिछले अगर कुछ सालों में देखा जाए तो ओवरऑल दुनिया की डायनामिक्स चेंज हुई है, इकोनॉमिकल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है। तो आपको लगता है कि पिछले 1-2 सालों में स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ चीज़ें अफेक्ट हुई हैं इन वजूहात की वजह से, और उनके लिए जर्मनी में आके किसी किस्म की मुश्किलात आएंगी उन्हें अगर वो आते हैं, या कुछ मुश्किलात वो फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, या जॉब मार्केट में अगर कुछ इस तरह के चेंजेस वगैरह आए हैं? एक्चुअली इस बात का मैं आंसर आपको 2 पॉइंट में दूंगा। एक यहाँ के पर्सपेक्टिव से जर्मनी, और एक हमारे होम कंट्री, क्योंकि मैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के जी। पर्सपेक्टिव से एक्चुअली मैं पाकिस्तान में जो जॉब करता था वो फाइनेंस के अंदर करता था, कॉस्ट प्राइस एंड बजटिंग। तो मेरी जॉब की नेचर ही ऐसी थी कि मुझे हिस्टोरिकल डेटा, फाइनेंशियल फॉरेक्स और ये सारी चीज़ें, इंटरनेशनल जो प्राइसेस होती थी उन पर मुझे काम करना होता था। मेरे पास एक डेटा बैंक होता था। तो तकरीबन 7-8 साल मैंने जॉब की, तो मैं उस डेटा को एनालाइज़ कर रहा था। तो मैं हर साल मैं एनालाइज़ कर रहा था कि प्राइसेस का जो ग्राफ है ना, और इवन फॉरेक्स रेट, वो बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है। और हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, ये तो शायद हम अपने बाप दादा से ही सुनते आ रहे हैं कि ऐसी है, तो वो हमेशा अनस्टेबल रही है, ठीक है। तो आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर रहा होता है, जबकि आपकी जो हमारी जो सैलरी इंक्रीज़ हो रही थी वो ऐसे उस रेट से इंक्रीज़ नहीं हो रही थी जिस रेट से आपकी कम्युनिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी। तो मुझे एक चीज़ तो उस दौर के अंदर ही समझ आ गई थी कि 2012 के अंदर कि भाई फ्यूचर इज़ नॉट गोइंग टू बी, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो, वो पाकिस्तान के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास सब प्राइसेस का डेटा होता था। तो मैंने तो इस वजह से डिसीजन लिया। हालांकि मेरी अच्छी जॉब थी 2013 के अंदर, अगर आप किसी के पास ऑलमोस्ट 70,000 पे हो, जबकि एक एवरेज सैलरी आपकी 16,000 थी उस वक्त, तो 70,000 इज़ अ काइंड ऑफ अपर मिडिल क्लास, जो कैन लग्जरी होती थी, लेकिन मैं फिर भी आया। अच्छा, दूसरी बात आपने कि यहाँ पर आकर इकोनॉमिक सिचुएशन और जॉब्स वगैरह ये सारी चीज़ें, वो 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के अंदर
एक टाइम और रिसेशन आता है, प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं जर्मनी के अंदर, तो लेकिन आप ये भी तो देखें कि एक दौर के अंदर जो वेजेस पर रेट था वो ऑलमोस्ट 7.5 यूरो पर आवर था। आज वो मोर देन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मोर देन 12 यूरो है, 12.5 यूरो है पर आवर। जी जी। तो अगर कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो आपकी वेज रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें कमोडिटी प्राइसेस का और वेज रेट इंक्रीज़ का, तो वेज रेट इंक्रीज़ ऑलमोस्ट उतना है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करे या कंपनसेट करें। तो वो है। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि शायद जॉब्स का, जी, कि जी। यहाँ पर नए बच्चों को देखें, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आप कितने भी स्किलफुल हों, आपके पास पाकिस्तान से चाहे आपने PhD की है, यू आर मास्टर इन योर सब्जेक्ट वट एवर यू हैव स्टडीड, अगर आप गूंगे और बहरे हैं तो फिर दैट मीन्स कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझा ही नहीं सकते हैं। आप बहुत स्किलफुल हैं लेकिन मुझे नहीं पता जब तक आप अपनी स्किल्स मुझे बोलकर समझाएंगे। इसका मतलब मैं गूंगा हूँ तो मैं समझा ही नहीं सकता। और आप कितने अच्छा बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं बहरा हूँ तो मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं गूंगा और बहरा हूँ लेकिन मैं कहता हूँ कि आई एम द PhD, आई एम प्रोफेशनल। तो मेरे ऐसे स्किलफुल होने का, गूंगे बहर का कोई, मैं आई मीन क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा ऐसे लोगों को, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आई मीन यूज़लेस है वो। मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से कि हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर गूंगे और बहरे हो जाते हैं यहाँ पर आके। रीज़न इज़ द लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर आपने कम्युनिकेट करना है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। आपको इंग्लिश तो यहाँ पर चलती नहीं है, ठीक है, 10-20% होता है लेकिन नॉट द 100%। तो जब तक आप अपने होम कंट्री से जर्मन लैंग्वेज करके नहीं आएंगे, या अगर यहाँ पर आने के फ़ौरन बाद ही अगर 6-8 महीने लैंग्वेज के ऊपर नहीं लगाएंगे, आप बोल ही नहीं सकते, अगले की बात समझ ही नहीं सकते, अपनी बातों को समझा ही नहीं सकते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको जॉब देगा। तो ये लेकिन बेसिक इसमें रीज़न एक है। चीज़ मैं और भी ऐड करूँगा कि स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने एक नॉर्मल रूटीन में किसी से बात कर रहे हैं या कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपने फेस के ऊपर स्माइल रखें कि अगले बंदे को जो है ना फील हो कि बंदा जो है इनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, ओपन माइंडेड है। तो ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आप एक कंजर्वेटिव सोच के साथ किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो मे भी आपको जो है ना HR ही रिजेक्ट कर देगी कि शायद ये हमारे कंपनी कल्चर में फिट ना हो पाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं या किसी प्राइवेट इवेंट में जाएं या एक किसी भी प्राइवेट जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा ओपन माइंडेड रखें, अपनी वैल्यूज़ को भी ऑब्वियसली आप कंजर्व रखें कि ऐसा कोई भी हरकत ना करें, कोई काम ना करें जो आपके वैल्यू से रिलेट ना करी हो। लेकिन अगर आपने किसी को कम्युनिकेट करना है तो आप उसके साथ खुश दिली से स्माइल करके, अगर आपको कोई एक जगह पे कंफर्टेबल फील नहीं भी कर रहे हैं तो आप बजाय इसके कि अगले बंदे को फील करवाएं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप आराम से जो है ना एक अच्छे तरीके से वहाँ से अपने आप को चले जाएं। हाँ, वो ऐसे भी कहते हैं जी। ना, योर फेस इज इंडेक्स ऑफ योर जी। पर्सनैलिटी। तो और यहाँ पर वैसे भी इनका कल्चर बहुत पोलाइट है। हाँ, अंदर से आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, ये कैसा हो, कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन आपका फेस इंप्रेशन, मतलब इन लोगों की फेस इंप्रेशन, इनकी बॉडी लैंग्वेज कभी भी ऐसा आपको शो नहीं करेंगे कि दे आर गोइंग टू डिसलाइक यू, या आपको नापसंद कर रहे हैं। अंदर से कर रहे हो तो वी कैंट से एनीथिंग, बट बॉडी लैंग्वेज और फेस इंप्रेशन, द पॉजिटिव ऑफ बॉडी लैंग्वेज और फेस इंप्रेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट हियर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि सिकलैन भाई ने बताया कि इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, और इसी शौक़ के पेश नज़र जो है ये जब भी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन मोमेंट्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करके अपने चैनल पे डाल देते हैं, और माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। तो अगर आपने भी इनकी नज़र से दुनिया को देखना हो और डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करना हो, तो लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद सकी, और इस चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो आप लाजमी जाइए, वीडियोस भी देखें और लाजमी उसको सब्सक्राइब भी करें, और इस चैनल के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक आप यू। भी जो है ना मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन के बारे में कह दें। मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि डेफिनेटली मैं उमर भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, टू बी वेरी नाइस और ऑनेस्ट पर्सन। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आने के बाद हो जाती है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना, उन लोगों के पार निकल आते हैं और बहुत तेज़ होता है।
इट्स अ गुड साइन. बट उमर भाई ही इज़ टू बी ऑनेस्ट वेरी वेरी काइंड पर्सन, जिसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, ऑलवेज विलिंग टू हेल्प, और बहुत पोलाइट है, कूल पर्सन है. सो आई रियली लाइक थैंक हिम. यू सकलैन सो भाई। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब हिज चैनल. अच्छा सकलैन भाई, आज के इस वाले पॉडकास्ट कह लें या गपशप इस का जो सेशन में जो भी हमारा चल सेशन रहा का है. जो सबसे मेन चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, हम्म. माशाल्लाह से आप इधर के नेशनल भी हैं, माशाल्लाह से जर्मन हैं आप, तो हूँ तो पाकिस्तानी बट जर्मन नेशनल. आई थिंक जर्मन नेशनैलिटी के बाद हम उसको थोड़ा ऊपर काउंट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मन पासपोर्ट की वर्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी. ऑब्वियसली हम दिल से तो पाकिस्तानी और हमेशा Of रहेंगे, course, और हमारी रूट्स कभी चेंज नहीं हो सकेंगी. बिल्कुल. तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो पासपोर्ट की प्रोसेस है हाँ, ये है क्या, कब बंदा एलिजिबल हो जाता है पासपोर्ट के लिए, हाँ. और इसकी प्रिपरेशंस किस तरह की जाए. और देखिए नॉर्मली एक जो स्टूडेंट जब कोई भी बंदा प्लान कर रहा है जर्मनी आने के लिए, तो उसको ये सोच लेके आनी चाहिए कि मैं पासपोर्ट लेके जाऊँ, मतलब अभी पूरी जर्नी को कैसे आप कवर करेंगे. देखें, अब मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं आए आए और पासपोर्ट लें, तो कुछ हमारे बहुत ही जो पेट्रियोटिक लोग होंगे कहेंगे ये गद्दारी कर रहे हैं हाँ. पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ के वहाँ के ले रहे हैं. इट्स अप टू यू. अब उसके रीज़न ये है कि देखें, जो नए लोग आ रहे हैं, हम लोग टू बी ऑनेस्ट जो हकीकत है, जो रीज़न है, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए. हम दुनिया में ना पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा नफरत अमेरिका से करते हैं, ठीक है, और हर शख्स अमेरिका का वीज़ा लगवाने के चक्करों में बिल्कुल भी है. ऐसा ही है. तो ठीक है, हम थोड़े से हिपोक्रिट हैं एक किस्म के, तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. तो खैर बहरहाल आप कह रहे थे कि पासपोर्ट के लेना चाहिए या नहीं. देखें, ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर आए हैं तो ले लें, उससे होना ही चाहिए. मेरे ख्याल में तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं उनका अल्टीमेटली गोल यही होता है. उसकी रीज़न ये है कि ये एक डेवलप कंट्री है, और अगर हमारी कंट्री के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो टू बी ऑनेस्ट हम अपना मुल्क छोड़कर आते ही ना. बिल्कुल. ठीक है. तो मतलब आप इस पे आए, चलें मुझे प्रोसेस के बारे में आप बताते हैं कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस किस तरह की चाहिए होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट करने हाँ, के लिए. तो मैं उसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पर जर्मनी के अंदर आप एज अ स्टूडेंट आए हैं, आपने डिग्री कंप्लीट की, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपने 2 साल परमानेंट जॉब की, तो फिर आप उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीआर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, जो मैंने की थी. उसके लिए तो एक ये थी कि मिनिमम B1 लेवल ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए जर्मन लैंग्वेज का, और सेकंड आपको आइनब्रुगन टेस्ट या लेबन इन डॉइचलैंड का एक टेस्ट देना होता है. बेसिक होते हैं जर्मन लॉज वगैरह के बारे में, जो कि जर्मन के अंदर ही एग्ज़ाम होता है. वो एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो पास करना होता है. और दूसरा 2-4 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट है अपने होम कंट्री का, वो जर्मन के अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए. फिर यहाँ आप जो पेंशन जिसे आप कहते हैं, जिसे जर्मन के अंदर रेंटे फर्जुशन कहते हैं, उसका सर्टिफिकेट लगाना होता है. वो आप उनको फ़ोन करें डिपार्टमेंट को, तो आपको भेज देते हैं. तो ये 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपने ये अटैच करके भेजना होता है. तो आपको पीआर आफ्टर 24 मंथ ऑफ द वर्क, यानी फुल टाइम वर्क, तो आपको पीआर मिल जाती है. और उसके बाद अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, आप जर्मनी के अंदर अगर आप, अभी तो इन्होंने लॉ चेंज कर दिया ना, 5 साल के अंदर पासपोर्ट दे रहे हैं. तो अगर आप लीगली जर्मनी के अंदर 5 साल रह रहे हैं, तो फिर आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट. और पासपोर्ट के अप्लाई करने का तरीका सेम ही है कि जैसे कि पीआर के अंदर ही है, और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं. तो वो कुछ, लेकिन ये है कि सिटी टू सिटी इसका जो प्रोसेस टाइम होता है ना, वो वेरी करता है. कि जैसे मैंने फ्रैंकफर्ट से अप्लाई किया, तो फ्रैंकफर्ट बड़ा सिटी है, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है. तो मुझे ऑलमोस्ट 16 to 18 मंथ लगे थे. जबकि मेरा ही दोस्त म्यूनिख दूसरी सिटी के अंदर उसने अप्लाई किया, उसने 4 मंथ के अंदर उसको पासपोर्ट मिल गया. अच्छा, 4 मंथ्स में इतना डिफरेंस. वहाँ पर छोटा म्यूनिख के पास छोटे गांव में रहता था, वहाँ पर रश कम था, तो उसको जल्दी मिल गया. अच्छा. तो लेकिन मिल तो जाता है इससे तो नहीं, लेकिन आपने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जर्मनी में लीगली 5 साल का टाइम गुजारा हो. तो अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आपने डिग्री 2 साल में कंप्लीट करनी है, लेकिन खुदा न खास्ता किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से नॉर्मली डिग्री 3 साल 4 साल में कंप्लीट अगर हुई है, मैंने तो खुद 4 साल में की है. हाँ, तो उसके बाद अगर आपने 1 साल भी अगर जॉब कर ली है, तो मतलब आप एलिजिबल हो गए हैं पासपोर्ट के लिए, अगर आपने पीआर ना भी ली हो, या पीआर लेना वाला स्टेप लाजमी है.
नहीं, पीआर लेने का स्टेप लाजमी नहीं है। मैंने डिफरेंस बता दूं कि पीआर और पासपोर्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ ये, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि पासपोर्ट के अंदर होती हैं। पीआर के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि आप यहाँ के वो इलेक्शन के अंदर, वोट के अंदर आप वोट नहीं डाल सकते अगर आप पीआर हैं, पीआर होल्डर हैं। तो पासपोर्ट जब आपके पास आ जाता है तो फिर आप इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके आपने वोट डालना होता है। सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी तो सेम आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो फिर आपको जॉब अलाउंस मिलेगा, मतलब हाउ यू के क्या कहेंगे इसको इंग्लिश के अंदर, जॉब नहीं है तो फिर वो आर्बिट लॉस गिल्ड जो होती है वो मिलेगी, कंपनसेशन एक तरह से मिलेगी। कंपनसेशन मिल जाती है सबको, सारे बेनिफिट जो होते हैं। सिर्फ आप वोट नहीं डाल सकते, बाकी सब तो सेम ही है। लेकिन आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि आपने बताया कि फ्रैंकफर्ट में 14 मंथ्स लग रहे हैं, म्यूनिख में 4 मंथ्स में भी प्रोसेस हो गया है। इसी तरह मैंने सुना है कि कुछ केसेस में लॉयर के थ्रू अगर जाया जाए तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें क्या हकीकत है कि वाकई ही लॉयर के थ्रू अगर करवाया जाए तो उसमें बेनिफिट्स होते हैं प्रोसेस के दौरान, या उसके सिर्फ बातें बनी हुई हैं, या आपने कुछ इस तरह के केसेस सुने हैं कि जहाँ पे? डेफिनेटली मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जो कुछ लोग उन्होंने लॉयर के थ्रू करवाया तो उनका एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा क्विकर तो हो जाता है। तो लेकिन मैंने लॉयर के थ्रू अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पीआर थी, तो मुझे इतनी कोई खास जल्दी भी नहीं थी पासपोर्ट की। मैंने तो बस अप्लाई करके छोड़ दिया था तो वो मिल गया था। अच्छा। और नॉर्मली अब आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आपको उन्होंने एक वेटिंग टाइम दे दिया। जब वेटिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें उन्हें पिंग करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली वो हमें पिंग कर लेते हैं? नॉर्मली वो लोग ही आपसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वो चेक कर लेते हैं कि हर चीज़ कंप्लीट है तो फिर आपको लेटर भेजते हैं कि हमें आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, हर चीज़ कंप्लीट है और हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और ऑलमोस्ट इतने मंथ के बाद हम आपका केस स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 14 मंथ लिखा है या 12 मंथ लिखा है तो उसके बाद फिर आप उनको पिंग कर सकते हैं कि भाई आपने 14 मंथ का लिखा था तो मुझे मेरा स्टेटस बताएं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 14 मंथ गुजर गए और उनकी तरफ से आपको कॉल आई या ईमेल आई कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो उस वाली प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर आपका जो सिटी है वहाँ से आपको फिर एक लेटर या ईमेल आती है कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो अप्रूव होगी और डॉक्यूमेंट आ गया जिसे उनको कहते हैं। तो वो आप आकर पिक करें, वो आपको डेट देते हैं तो उस डेट पर आपने जाना होता है। तो उस दिन आपसे वो बेसिक क्वेश्चन दोबारा से करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस करते हैं? मतलब एज अ फॉर्मल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और वो आपकी मतलब जर्मन लैंग्वेज में ही होती है? जर्मन लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में नहीं होती? इंग्लिश में नहीं, ऑफ कोर्स। तो जर्मन के अंदर ही होता है। तो उससे मेरे ख्याल में तो उनको 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है ऑन द फाइनल स्टेज कि दोबारा से आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल दोबारा से चेक कर लेते हैं। वैसे तो सर्टिफिकेट आपने दिया ही होता है और दूसरा फिर वो जर्मन बेसिक लॉज वगैरह के बारे में भी आपको बता देते हैं, सिर्फ ये बता देते हैं। और इस वाली सारी जो प्रोसेस है उसमें कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होती है? कोई कॉस्ट भी इन्वॉल्व है या फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रोसेस ये? नहीं, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है अभी। तो टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है ये अमाउंट। आई थिंक मेरे टाइम पीरियड के अंदर शायद 125 यूरो थे या शायद अब 255 यूरो हो गए। अच्छा, कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट मुझे अमाउंट याद अच्छा, मतलब बहुत मिनिमल सी अमाउंट है, ना होने के बराबर। जी बिल्कुल। या उसके बाद फिर जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं पासपोर्ट प्रिंट करवाने के लिए तो उसकी भी एक नॉमिनल सी प्राइस है जी, 70 to 100 यूरो, कुछ ऐसा ही है। तो पासपोर्ट लेने के बाद फीलिंग्स में भी कुछ चेंज आता है? जर्मन पासपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे रहन सहन में कोई डिफरेंस आपने फील किया है, या उसी तरह की लाइफ चल रही होती है और वही ऑफिस 8 to 9 ऑफिस, उसके बाद घर और वीकेंड्स पे बस दोस्तों के साथ, या कुछ और भी डिफरेंस फील होता है बंदे को? हाँ, डिफरेंस आपको पीआर या पासपोर्ट के बाद एक फील ये आता है कि जब अगर आपकी पहले आप जॉब जब करें तो थोड़ा स्ट्रेस होता है कि जॉब ना चली जाए, ये वो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होता ही है। लेकिन जब आपका पीआर या पासपोर्ट आ जाता है फिर आप रिलैक्स होता है। जॉब चली गई तो कोई मसला नहीं, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस होता है वो मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि पासपोर्ट के बाद आपके पास ट्रैवल के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपको कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती वीज़ा वगैरह की, तो आपको वैसे चले जाते हैं। आई थिंक एक तरह से आपके लिए पूरी दुनिया एक जॉब मार्केट बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। और इसके अलावा जो है, अगर खुदा न खास्ता आपके प्रोसेस के दौरान कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो मतलब इनिशियली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो उसमें फिर क्या प्रोसीजर होता है? फिर आपसे वो बाद में डॉक्यूमेंट्स मांग के कोई वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर भी होता है डॉक्यूमेंट्स की, या? होता है। देखिए, जब आप अपने सिटी के अंदर अपने नेशनल
नेशनलिटी का जो एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो हम तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करवाते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी पर उनको पर पोस्ट भेजते हैं। फिर वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं कि इस डेट को आ जाएं और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएं। तो वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वो वेरीफाई करने के बाद अगर कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट हो या कुछ इशू हो तो फिर वो आपको बता देते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो ये हमें दे दें। और उसके बाद यानी ओरिजिनल चेक करके कॉपी के ऊपर वो खुद ही उस वक्त अटैच करते हैं आपके सामने, और उसके बाद फिर वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है आपकी स्टेट का, उसको भेजते हैं वो डॉक्यूमेंट। अगर फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो फिर वो उनको भेज देते हैं, मतलब आपको ईमेल करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो ये आपको हमें भिजवा दें। सही से। और नॉर्मली जो पासपोर्ट मिलता है उसकी वैलिडिटी की क्या होती है? जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट है 5 इयर्स का या 10 इयर्स का, तो इधर वाले पासपोर्ट भी उसी तरह के ड्यूरेशंस के आपको इशू होते हैं या? यहाँ पर आई थिंक मिनिमम 10 ईयर तो है। अच्छा, मिनिमम 10 इयर्स का हाँ जी, पासपोर्ट। लेकिन आई थिंक 5 ईयर्स का भी हो सकता होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नॉर्मली 10 ईयर्स का तो होता ही है। उसके बाद फिर आपको खुद ही वो कर देते हैं अप्लाई। आप जैसे पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो फिर आप जाके अप्लाई करते हैं। तो पासपोर्ट लेने के बाद अगर आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया तो आपने कोई डिफरेंस भी फील किया है प्रोटोकॉल वाइज? आपको कोई प्रोटोकॉल अच्छा मिला हो जर्मन पासपोर्ट में या? नहीं, प्रोटोकॉल क्या ही नहीं अच्छा था। हमने कौन से कोई यहाँ के आई मीन चांसलर या पॉलिटिशियन है, हम नॉर्मली बिहेवियर होता है। हाँ, ये होता है कि जब हमें वो पासपोर्ट दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अदर देन योर होम कंट्री, ठीक है, दुनिया के अंदर जहाँ पर भी आप जाएंगे अगर कोई भी इशू तो आप उनको ये कहना है कि मैं जो आपके कंट्री के अंदर हमारे जर्मन कंट्रीज़ के जो भी एक रिलेशन है या एग्रीमेंट है, तो कोई इशू हो तो आप उनको वो ये बोलें कि मैं अपने जर्मन नेशनल के जो लॉज हैं, फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल करना चाहूँगा, और अब कोई अगर इशू होता है उस कंट्री के अंदर तो फ़ौरन से एम्बेसी को या कॉल करें। तो अच्छा, मतलब डेफिनेटली इतनी प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आपको जो है अगर हाँ, कोई ये मुश्किल जब आती वो है पासपोर्ट दे रहे हो तो वो कहते हाँ, हैं कि कोई भी इशू हो तो आपने डेफिनेटली एम्बेसी से कांटेक्ट करना है, और उनको पहले यही बताना है कि मैं आई एम जर्मन सिटीजन, सो आई विल अवेल माई जर्मन लॉज जो भी यहाँ पर अब आपकी गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड है। ये बस ये कहते हैं। तो इसके अलावा आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, स्पेशली इस पासपोर्ट जर्नी? तो सकलैन भी मेरे ख्याल में हमारी डिस्कशन तो बहुत अच्छी रही है, और आई होप कि मेरे चैनल के व्यूअर्स के लिए भी जो है ना बड़ी मुफीद डिस्कशन रही होगी ये वाली, और उन्होंने बहुत सारी अपनी क्यूरीज़ जो हैं क्लियर अप की होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मज़ीद सवाल हों तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप लोगों के सवाल 20-25 बन गए तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से एक और सेशन सकलैन भाई के साथ रिकॉर्ड करूँगा। सकलैन भाई, श्योर, आपकी अवेलेबिलिटी होगी ना? बिल्कुल आई एम अवेलेबल, कोई मसला नहीं है। जो भी इनके कमेंट्स होंगे, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो डेफिनेटली कमेंट के अंदर हम रिप्लाई करेंगे, जी। और अगर हमसे रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी तो इफ़ यू कैन डेफिनेटली वी विल डू। तो सकलैन भाई, आपके टाइम के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत शुक्रिया। और एंड पे आप मेरे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओवरऑल जर्मनी की लाइफ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, या ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में? या देखिए, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर ली है, लेकिन मैं सिर्फ इन शॉर्ट कंपैरिजन कर दूंगा पाकिस्तान में और यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी मैंने ऑफ कोर्स प्रोफेशनल जॉब कर चुका हूँ और यहाँ पर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस जो ऑफ कोर्स बहुत सारा है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर आपकी जो लाइफ है वो डिसिप्लिन है, ठीक है, और पंक्चुअलिटी और जो डिसिप्लिन है वो आपकी लाइफ के अंदर बिल्ट हो जाता है। अगर आपने सुबह 8 बजे पहुँचना तो 8 बजे का मतलब है 7:55, ठीक है। अगर 8 बजे आपने कहीं जाना तो 8 बजे का मतलब है कि 8 बजे या 7:55, और क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट वगैरह वैसे ही लेनी होती है और हर चीज़, वो डिसिप्लिन लाइफ है और पुरसुकून है, और डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा है। और दूसरा, अगर यहाँ पर आप आना चाह रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर प्लान कर रहा है तो फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर रहते हुए जर्मन लैंग्वेज सीखें। अगर तो आपने अपने कंट्री के अंदर रहते हुए A1 या A2 बेसिक लैंग्वेज कर ली, दैट मीन्स कि आप बाहर आ रहे हैं। अगर आप कहते नहीं वहाँ जाके कर लूँगा तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो आउट। अब क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो आदमी वो है जो आपको शीशे के सामने नज़र आ रहा होता है। अगर वो आप खुद ही, अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो नो वन एल्स कैन हेल्प यू। तो दैट्स इट। सकलैन भाई, आपके जो एंडिंग नोट्स थे, आई होप कि ये मेरे व्यूवर्स के लिए जो है ना लाइफ चेंजिंग होंगे। और आपने लास्ट वाला जो
पॉइंट रेस किया है कि लैंग्वेज मस्ट है, और आई थिंक सिर्फ जर्मनी नहीं, दुनिया में जहाँ भी किसी भी अगर कंट्री में हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी मकसद के लिए, अगर हम उनकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत भी सीख के चले जाएंगे तो वहाँ जाके हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल भी कर सकते हैं, ओवरकम भी कर सकते हैं, और बहुत सारी सिचुएशन से हम बच भी सकते हैं। तो सकलैन भाई अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, और आई होप कि मेरे व्यूवर्स को भी आज का ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी हमारी चिट चैट की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, Bye and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।